अब यहाँ देखो। नमस्कार, आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध क्यों बोलते हैं, तभी धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये चला कब से कब तक है। तो 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक चला, यानी कि 4 साल तक चला। तो यहाँ से सवाल आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या है। तो 1914 से 19, 1915 से 18, 14 से 18 क्या है, 1914 से 18। फिर से प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, किस डेट को। तो 28 जून 1914 को, 28 जून 1914 को। कैसे शुरू हुआ था, तो अभी सब समझ में आएगा। ये ओवरव्यू से ऑस्ट्रिया द्वारा है ना, ऑस्ट्रिया द्वारा है ना, सर्बिया पे आक्रमण कर दिया गया था। ये ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण कर दिया गया था। तो यहीं से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। समाप्त कब हुआ, तो 11 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1918 को। कब समाप्ति माना जाएगा, तो जब जर्मनी क्या कर देगा, अपना आत्मसमर्पण, सरेंडर कर देगा। ठीक है। हिटलर नहीं, हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। प्रथम विश्व युद्ध में किसी के सेना में शामिल था और देख रहा था इसे। प्रथम विश्व युद्ध का समय, तो उस प्रथम विश्व युद्ध के समय 2 गुट बना था। ये जो गुटबाजी है ना, अब हम लोग कारण पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था। तो देखो, इसको हटा पहले, गुटबाजी हटाओ। 2 तरीके का गुट बना था, हम बता रहे, रुक जाओ। एक बना था युद्ध से पहले, एक बना था युद्ध से पहले, एक बना था युद्ध के दौरान। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, प्रथम विश्व युद्ध जिस समय चल रहा था उस समय 2 गुट बना। ये कारण है विश्व युद्ध होने का। एक ट्रिपल अलायंस, एक ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन शामिल था, तो पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया 1879 में आपस में संधि कर दिया था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जर्मनी आपस में संधि कर दिया था। बोला था कि हम दोनों में से किसी पर आक्रमण होगा तो एक दूसरे का साथ देंगे। बाद में 1882 में इसमें इटली भी शामिल हो गया। तो तुमसे पूछेगा कि ट्रिपल अलायंस में कौन कौन शामिल है, तो इसका ट्रिक है जय अली। अली से क्या हो जाएगा, अलायंस। जय से क्या हो जाएगा, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। कब बना था, तो 1882 में। ये एक हो गया गुट। और इसी के देखा देखी क्या है, रूस, ब्रिटेन भी अपने आप में संधि कर लिया। ये सब चुपके रूप से हो रहा था, गुप्त रूप से ही काम हो रहा था। ये सब एक दूसरे के खिलाफ, किसी को पता नहीं है। तो रूस और ब्रिटेन भी संधि कर लिया कि हम पे आक्रमण होगा तो तुम हमको आना बचाने। एक दूसरे से बात हो गया। इन दोनों में संधि कब हो गया था, 1904 में। बाद में इसमें 1907 में फ्रांस भी आके जुट गया। तो अब ट्रिपल एंटिटी पूछा, ट्रिपल एंटिटी में कौन शामिल था, तो इंजीनियर एफ बी। इसका ट्रिक है इंजीनियर एफ बी, ER FB, यानी कि इंजीनियर FB। ई से हो जाएगा एंटिटी, आर से हो जाएगा रसिया, एफ से हो जाएगा फ्रांस, बी से हो जाएगा ब्रिटेन। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यूरोप में गुट का निर्माण का अच्छा, यूरोप में जो गुटबाजी हो रहा है ना, ये गुटबाजी हो रहा है, इसका जन्मदाता कौन है, सबसे पहले कौन शुरू किया था, तो जर्मनी का हिटलर से भी बड़ा बाप है, तुम लोग नहीं जानता है। इसका नाम है बिस्मार्क। जो बिस्मार्क को नहीं पढ़ा वो इतिहास में कुछ नहीं पढ़ा, विश्व इतिहास में। इससे बड़ा डिप्लोमेसी कोई नहीं है। तो जर्मनी का चांसलर, जैसे हिटलर क्या था, जर्मनी का चांसलर, उसी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उसी तरीके से बिस्मार्क भी क्या, हाँ, उसी तरीके से बिस्मार्क भी क्या होता है, चांसलर था जर्मनी का। तो यहाँ पे देखो, तो बिस्मार्क जो है ना, ये जर्मनी का क्या था, चांसलर था। चांसलर जैसे PM हो गया, वही टाइप का। ठीक है ना, वही हो गया। ठीक है ना, चांसलर था। यही मतलब हेड था जर्मनी का। हुआ क्या चीज़ था कि फ्रांस और जर्मनी में एक बार युद्ध हो गया था। जर्मनी इतना छोटा देश फ्रांस को हरा दिया था बुरी तरीके से। यहीं से विश्व युद्ध का मेन लड़ाई शुरू होगा। तो अब जर्मनी हरा दिया था, फ्रांस का 2 क्षेत्र ले लिया था, आल्सेस और लॉरेन। तो आल्सेस और लॉरेन, लेकिन जर्मनी के बिस्मार्क को पता था
कि आज भले फ्रांस कमज़ोर है, लेकिन कल फ्रांस हमसे ये क्षेत्र लेगा वापस में, ठीक है ना। कल ये फ्रांस हमसे ये क्षेत्र क्या लेगा वापस में, ये क्षेत्र लेगा वापस में। इसी का जो जर्मनी है अपने आसपास के देशों से क्या करने लगा, चुपके संधि करने लगा था, गुट का निर्माण करने लगा था। इसी कारण इसको गुट निर्माण का क्या कहा जाता है, जन्मदाता। गुप्त संधि करने लगा था। इसने फ्रांस के खिलाफ गुट का निर्माण शुरू कर दिया था। सबसे पहले बिस्मार्क ने ही ऑस्ट्रिया के साथ क्या किया था, गुट पर संधि किया था। कब, 1879 में। उसके इटली इसमें शामिल हो गया था 1882 में। इसी का देखा देखी कौन बना लेगा गुट, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस। हाँ, चुपके। अब इसके अब देख लिया कि दोनों हल्का सा भनक तो पड़ ही जाता है। ई पहले चुपके कर दिया, इटली शामिल हो गया तो हल्का भनक किसको पड़ गया, तो हल्का भनक किसको पड़ गया, तब रूस ब्रिटेन भी चुपके। ये सब नहीं पता एक दूसरे को, गुट हम भी बना लिए, वो गुट भी बना, सबको लग रहा है कि हम ही बनाए सिर्फ, ठीक है ना, उसको नहीं पता है। तो रूस और ब्रिटेन भी बना लिया 1904 में। फिर इसमें शामिल हो गया तो 1907 में फ्रांस भी। तो ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल अलायंस में कौन शामिल था और ट्रिपल एंटिटी में कौन शामिल था। ये तो गुट का निर्माण कब हुआ था, युद्ध से पहले। लेकिन जब युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जब युद्ध होता है तो एक नया गुट और बनता है, युद्ध में। एक को बोलते हैं मित्र शक्ति, मित्र राष्ट्र, और एक को बोलते हैं केंद्रीय शक्ति। मतलब मित्र पावर, मतलब मित्र शक्ति या मित्र पावर बोलो, शक्ति बोलो या राष्ट्र बोलो, इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलाइड पावर, एकदम इंपॉर्टेंट है तुमको। और इसको बोलते हैं केंद्रीय शक्ति में सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में कौन कौन शामिल था केंद्रीय शक्ति में, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया। जर्मनी ऑस्ट्रिया शामिल है, पता ही जिन्होंने संधि किया हुआ है। तुर्की भी शामिल हो जाएगा इसमें। इटली, तुर्की क्यों शामिल होगा, क्योंकि ये सब ईसाई देश है। तुर्की में मुसलमानी शासन है, ईसाई को कब्जा कर दे रहेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसी कारण तुर्की इसमें शामिल हो जाता है केंद्रीय शक्ति में। बुल्गारिया भी इसमें शामिल हो जाता है। इटली कहाँ चला गया, इटली बताएंगे अभी। अब यहाँ देखो इसमें कौन कौन है, ब्रिटेन और रूस आपस में संधि किया था, तो साथ में ही रहेगा युद्ध के समय भी। युद्ध के समय का बात हो रहा है गुट का। फ्रांस भी रहेगा इसके साथ ही। अमेरिका भी आ जाएगा बाद में, अमेरिका पहले शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका शामिल होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। फिर जापान भी इसी में रहेगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान चला जाएगा जर्मनी के साथ, लेकिन पहला वर्ल्ड वॉर में जापान रहेगा मित्र राष्ट्र के साथ। पुर्तगाल भी रहेगा मित्र राष्ट्र के साथ, और इटली भी रहेगा किसके साथ, मित्र राष्ट्र के साथ। अब बता रहे इटली जो है ना, इटली का कहानी है सबसे बुर्बक वाला, धीरे धीरे समझ में आएगा। इटली जो क्या था, इटली तो संधि किया था कि हम रहेंगे किसके साथ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ। 1882 में ट्रिपल अलायंस बना लिया था। लेकिन इसको ब्रिटेन लालच देता है कि देख हम लोग कितना पावरफुल है, हम ही लोग जीतने वाले, तू काहे उसके साथ है, हम तुमको देंगे बहुत सारा चीज़, पैसा देंगे, सब चीज़ देंगे। तो यह क्या लालच में इधर बाद में इडली वाला हाल हो गया था, कभी इधर उसको इधर न चाह रहा, कभी इसको न जा रहा। सबसे जोकर वाला हाल इडली का ही हो गया था, कभी सांभर के साथ खाना, कभी चटनी के साथ। हाँ, सांभर के साथ, कभी चटनी के साथ। तो इडली चला गया किस में, मित्र राष्ट्र में, ब्रिटेन ही सबका दोस्त हो गया। तो लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होगा ना, तो इटली को कुछ नहीं मिलेगा बंटवारा में, तीनों वो मेन रहेगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। जापान पर कुछ नहीं मिलेगा, सबको उतना कुछ नहीं मिलेगा, ये अमेरिका को उतना मतलब नहीं था। इटली को है ना कुछ नहीं मिलेगा, तो इटली फिर गुस्सा हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर चला जाएगा इधर की ओर। समझ में आया, ये इटली का भूमिका वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। इधर का ना बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा इटली, ठीक है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सांभर के साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चटनी के साथ। तो ये पता रहेगा ट्रिपल अलायंस किसको कहते हैं, ट्रिपल एंटिटी किसको कहते हैं, मित्र राष्ट्र किसको कहते हैं, केंद्रीय शक्ति किसको कहते हैं, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर, ठीक है। अब हम प्रथम विश्व युद्ध का कारण समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर में। अभी और कारण सब नहीं। इससे पहले कभी युद्ध नहीं हुआ विश्व? नहीं, विश्व युद्ध नहीं हुआ। विश्व युद्ध इसको क्यों बोला जा रहा है, विश्व युद्ध इसको इस कारण बोला जा रहा है कि यही दो शक्ति, यही सारे देश के बीच ना 37 देश लगभग भाग लिया था, लेकिन ये सब मेन है, ये सब डायरेक्ट रूप में भाग लिया था, बाकी सबका उपनिवेश था तो वो सब भी भाग लिया था। भारत इसमें कहाँ लिखा हुआ, जबकि भारत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था।
तो भारत ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था ना, मेन तो उसका कोई दिक्कत नहीं था। तो इसी कारण ये दोनों मेन है, ये सब देश मेन है। ऐसे 37 देश भाग लिया था। इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ हो रहा है, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में था। कहीं भारत में भी प्रभाव पड़ रहा था इसका। इसमें जमीन में, थल में, वायुसेना में, पूरे दुनिया में इसका प्रभाव पड़ रहा था। इसी उनका इसको क्या कर दिया गया, वर्ल्ड वॉर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और कारण इसमें पढ़ना है, 5-6 कारण पढ़ना है इसमें। यहाँ देखो, जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी। अब ये हम बताएं, एक वॉर होता है फ्रांस फ्रैंको प्रसा वॉर, फ्रैंको प्रसा वॉर। पहले जर्मनी को ही हम लोग है ना प्रसा भी बोलते थे, उसी का भाग था। ठीक है, प्रसा ऑस्ट्रिया उसी का भाग था, उसी को कंट्रोल, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल जर्मनी ही करता था। ठीक है। तो फ्रैंको प्रसा वॉर हुआ कब, 1870 में। फ्रांस में इधर से कौन था, नेपोलियन तृतीय। बोनापार्ट नहीं, बोनापार्ट मर जाता, उसके बाद एक आता नेपोलियन थर्ड। फिर एक सेनापति था उसका मैकमोहन। जर्मनी की तरफ से कौन रहता है, पीएम। तो प्रसा का चांसलर, ये पीएम कौन रहता, ये बिस्मार्क रहता है। ये बिस्मार्क कौन था, तो प्रसा का पीएम था और जर्मनी का चांसलर था ये। और विलियम फर्स्ट भी एक रहता है जो प्रसा का राजा रहता है। दोनों एक ही। अरे जर्मनी या प्रसा पहले साथ साथ में रहता था, मिल के लड़ाई करता था। अच्छा। ठीक है ना, नहीं बोले थे संधि हो गया था दोनों में कब, 1879 में। तो वही पूछ रहे कि दोनों में युद्ध हो रहा है, तब युद्ध हो रहा है तब बोला था ना कि हम तुम्हारे साथ आएंगे, कुछ भी युद्ध होगा। इससे पहले ही से संधि था दोनों में, बाद में भी संधि किया, पहले भी संधि किया। युद्ध तो हो रहा है 1870 में, संधि मेनली हुआ था 1879 में, लेकिन पहले से दोनों में दोस्ती था। ठीक है ना, दोनों गहरा दोस्ती है जर्मनी और प्रसा में, उसी का भागी था, मतलब अलग हो गया फिर। तो वहाँ का राजा था विलियम फर्स्ट, वो भी शामिल होगा इसमें, प्रसा का राजा। और बिस्मार्क कौन था, पीएम प्रसा का एक सेकंड, एक बात पूछो। या जर्मनी का चांसलर इसको कह जर्मनी सकते। किसका राज्य छीना था, जो बोलो, जो उस बताएंगे। बताया है ना अभी, किसका जर्मनी राज्य? किसका राज्य छीना, हाँ, दो को जगह छीन लिया था ना, किसका छीना था? वही फ्रांसे का ना। तो यहाँ पे देखो, तो फ्रांस का है ना, अब यही संधि करे, फ्रांस का है ना जगह छीन लेगा दो वो, फिर उसकी जगह छीन लेगा। तो इसी लड़ाई को बोलते हैं, इसको सेडान की लड़ाई भी बोलते हैं। इसमें फ्रांस क्या हो गया था, हार गया था। ठीक है। और इसी लड़ाई के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ। पहले जर्मनी बिखरा हुआ था ना, धीरे धीरे स्टैंड में दिया हुआ डिटेल में, वो भी एक दिन पढ़ा देंगे कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वही है स्टैंड का, कैसे जर्मनी आपस में एक जो सब आसपास के देशों से लड़के एक हुआ, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको हरा के एक किया भारत को। इसी तरह जर्मनी भी एक हुआ एकीकरण, उसका भी हुआ, इटली का भी हुआ था एकीकरण। ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, फ्रैंको प्रसा वॉर में फ्रांस और प्रसा के बीच में हो रहा 1870 में, फ्रांस हार गया, जर्मनी जीत गया। फ्रांस की ओर से कौन भाग लिया था, नेपोलियन थर्ड, आज का सेनापति मैकमोहन। जर्मनी की तरफ से कौन लिया था, चांसलर बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, प्रसा का पीएम और जर्मनी का चांसलर था। राजा कौन था प्रसा का उस समय, विलियम फर्स्ट। यही राजा बोला कि जाओ तुम ही ये सब देखो कैसे लड़ना है ये सब। तब उस कोई भी लड़ाई होती है उसका संधि होता है। तो 10 मई 1871 को, 10 मई 1871 को क्या होता है, दोनों में संधि होता है। किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में होता है। इसी संधि के द्वारा क्या होता है कि फ्रांस और प्रसा के बीच का युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त। लेकिन इस संधि से क्या होता है, फ्रांस को अपमानजनक होता है कि मेरा क्षेत्र छीन लिया था, कौन, अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र, 1871 में इस संधि के तहत। तो जब फ्रांस को गुस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहेगा। अब इस चीज़ को देखते रहना, इस सब पर सारा पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए कारण बनते जाएगा। ठीक है। अब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, साम्राज्यवादी मतलब होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा मतलब बढ़ाने के चक्कर में आसपास के देशों से क्या करना, लड़ना। देखो क्या है कि पता है कि तुमको सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में ब्रिटेन में हुआ था। जब ब्रिटेन में हो गया था तो इस दौर में क्या हुआ था, जर्मनी और इटली क्या रह गया था, पीछे रह गया था। वो आगे निकल गया था ब्रिटेन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण। लेकिन जो जर्मनी और इटली क्या रह गया था, पीछे रह गया था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जर्मनी भी अपने आप को मजबूत कर लेता है 1914 तक, वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले तक।
अब जर्मनी के पास दो रास्ता है। जर्मनी जब अपने आप को मजबूत कर लिया, यहाँ भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने लगा, तो जब जर्मनी में इंडस्ट्री बैठा तो कोई भी इंडस्ट्री के पास क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए। एक तो कच्चा माल को कहाँ से लाएं, रॉ मटेरियल को, और सामान बना के हम कहाँ पर बेचें। दो बाजार चाहिए, एक कच्चा माल का बाजार और एक बेचने का बाजार। ब्रिटेन भारत को दोनों तरीके से इस्तेमाल किया। कच्चा माल भी यहीं से लेता, अपने इंडस्ट्री में ले जाता ब्रिटेन, और भारत में ला के बेच देता, और भी जगह ला के बेच देता। यहीं का चीज़ यहीं बेच दिया, खाली बन कहाँ रहा, ब्रिटेन में बन रहा है। तो सुनिए, इसको दो चीज़ चाहिए था, लेकिन जैसा कि हम बता दिए हैं कि जो ब्रिटेन में पहले ही से औद्योगिक क्रांति हो गया था, और अभी यूरोपियन देश सब आगे निकल चुका था, ठीक है। तो अब जर्मनी को जगह चाहिए, दो जगह। तब जर्मनी जगह खोजना स्टार्ट किया, तो देखा कि साला सब जगह तो ब्रिटेन ही कब्जा किया, वो उपनिवेश बनाया हुआ है अपना, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए। तो इसको एक जगह दिखाई पड़ा, इसको एक जगह दिखाई पड़ा, तुर्की। तुर्की कौन सा जगह दिखाई पड़ा, तुर्की में था ऑटोमन एम्पायर। ये धीरे, इसके अंदर बहुत सारे यूरोपियन देश था। ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। तो जिस कोई मुसलमानी देश था, साम्राज्य था, बहुत बड़ा था। तो इसमें बहुत सारे ईसाई वाले यूरोपियन देश सब क्या चीज़ था, शामिल था। तो ये सब अपने आप को स्वतंत्र करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। तो ये अब तुर्की ऐसा चाहेगा कि हमारे से स्वतंत्र हो जाए। अब तुर्की का दोस्ती किससे बढ़ेगा, जर्मनी से। जर्मन दोस्ती क्यों करेगा, जर्मन दोस्ती इस कारण कर देगा कि इसको यहाँ पे बाजार मिल जाएगा। तुर्की का बात हुआ था जर्मनी से, जर्मनी के खलीफा से कि हम है ना बर्लिन से लेकर बगदाद तक वो रेलवे लाइन बिछाएंगे। बर्लिन से लेके बगदाद, जर्मनी यहीं पे है, तो यहाँ से बैठाएंगे रेलवे लाइन करके ऐसे ही से, ठीक है। लेकिन इस रेलवे लाइन को बैठाने के पीछे उद्देश्य क्या थी, कच्चा माल को ले जाए और निर्मित माल को बेच दे। जर्मनी इंडिया में क्यों नहीं आया, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था पहले ही से। तो ये तुर्की में पहुंचा। तुर्की को कहते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप, ठीक है, मतलब बीमारू राज ऐसा बोलते हैं। यूरोप में है तुर्की, यूरोप में है, यूरोप में ही है, ठीक है ना। तो उसके बाद है ना, यूरोप और एशिया के बीच का जगह जो है ना वहीं पर है, ठीक है। यूरेशिया जिसको बोलते हैं, वो दोनों को मिलाकर बोला जाता है यूरेशिया। यूरोप का कुछ भाग, रसिया क्या है, दोनों जगह में। तो वैसे तो उसके बाद देखो, आधा एशिया में, आधा यूरोप में, वही टाइप का जगह में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑटोमन तुर्की जो है ये कमज़ोर होने लगा। बहुत सारा देश क्या होगा, स्वतंत्र होना चाहेगा। लेकिन जर्मनी क्या कर रहा था, रेलवे लाइन बिछाने की बात कर रहा था। अभी जैसे ही रेलवे लाइन बिछाएगा ना, इसका दो देश विरोध करेगा। एक देश का नाम है तुम्हारा क्या है, एक देश का तुम्हारा नाम है यहाँ पे फ्रांस। रेलवे लाइन देखो बिछा रहा है, तो दो देश विरोध कर रहा है, फ्रांस और रूस। वो थोड़ी ना चाहेगा कि जर्मनी आगे बढ़ जाए। फ्रांस ऐसे भी दुश्मनी है, रूस भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है इसको। रूस क्यों नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा है, रूस का बताएंगे क्या है कहानी। तो अब क्या होगा, इसका युद्ध हो जाएगा रूस और जापान में। जापान, हाँ, जापान बहुत छोटा देश था, जापान से एक बार रूस का युद्ध हो जाता है। इसी बीच में क्या होता है, जब रेलवे लाइन बिछा रहा था, तो जब रूस और फ्रांस क्या किया, उसको मना किया नहीं बिछाओ जर्मनी को। तो इसी बीच में क्या होता है, 1905 में रूस और जापान में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। आखिर जर्मनी को कैसे इसको इतना प्रोत्साहन मिला कि हम बिछा दें। तो एक बार की बात है कि रूस और जापान में युद्ध हो जाता है। तो जर्मनी देखा कि साला रूस इतना छोटा देश है, या इतना बड़ा देश, जापान इतना छोटा देश है, इतना बड़ा देश रूस को हरा दे रहा है। हरा दिया था 1905 में हुआ था रूस और जापान के बीच, हरा दिया है। तो हम तो फिर भी पावरफुल है उससे, तो हम क्यों नहीं अपना साम्राज्य बना सकते थे। यहीं से इसको प्रोत्साहन मिला था जर्मनी को, इस देख के। तब भी बिछाना चाह रहा था रेलवे लाइन, समझ में आ गया। इसी तरीके से और भी घटना होते गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए कारण धीरे धीरे बनते चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर है क्या, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद मतलब क्या है, राष्ट्रवाद अच्छी चीज़ है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद बेकार है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया, मेरा भारत महान है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया कि मेरा ही भारत सिर्फ महान है, बाकी सब गधे के समान है। तो ये उग्र राष्ट्रवाद हो गया।
तो राष्ट्रवाद का आरंभ क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति से होता है। पहले चैप्टर पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। दुनिया में वहीं से सबको अपने देश के प्रति प्यार होना स्टार्ट हुआ, फ्रांस की क्रांति। उसी को देख के आपस का देश सब भी एक्टिव होगा, और तब फिर होगा जर्मनी का एकीकरण। जब जर्मनी अपने आप को एक करना शुरू करेगा, फिर ऑटोमन साम्राज्य से सब बिखरना शुरू करेगा कि हमको अलग अलग देश चाहिए। इटली का एकीकरण भी वहीं से इसको प्रेरणा स्रोत मिलेगा कि हमको भी आपस में एक होके, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा के लोग होके आपस में एक अपना राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सब देन है जर्मनी का। फ्रांस का क्रांति का भाव भारत में ही पड़ा था। राजा राम मोहन राय सब भी कहानी सुनाते थे कि फ्रांस में क्रांति हो रहा है, हुआ था, हम लोग को भी एक होना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब शब्द वहीं से आया है। स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब शब्द वहीं से आया है। हाँ, ये जस्ट जुडिशरी हाँ, लिबर्टी तो ये सब वहीं से आया। तो फ्रांस की क्रांति से ये सब क्या होगा, पूरी दुनिया प्रभावित होने लगेगा। ठीक है, तो जब ये हो रहा था तो इसको देख देख के क्या हुआ, 5-6 वो घटना हुआ। इसका परिणाम देखो क्या हुआ। पहला, फ्रांस में क्रांति हुआ, तब फ्रांस के याद है वो क्षेत्र छीन लिया था अल्सेस और लॉरेंस। तब उस क्षेत्र को क्या कहेगा वहाँ का लोग कि हमको चाहिए, एक मुद्दा। फिर जर्मनी में क्या होगा, जर्मनी बोलेगा हम इस संसार को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, इस कारण हमको राज करना चाहिए संसार पे। ये ऐसे ही सब बात बोल रहा हूँ उस समय। अभी महान है। हाँ, ये तो उग्र राष्ट्रवाद है। हाँ। फिर इटली क्या बोल रहा है, इटली में कुछ लोग वहाँ पे न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया वहाँ भी था, करा कि देखिए आज से 1000 साल पहले रोमन साम्राज्य था ना, फिर से रोमन साम्राज्य आएगा इटली में। ये सब बात संभव है? तो ये सब बात न्यूज़ में दिखाने लगा। हम विश्व गुरु बनेंगे, सब अपने आप को कहने लगा हम भी विश्व गुरु बनेंगे। इटली का एकीकरण हो रहा था, उसी में एक क्षेत्र इसका छूट गया था, टेस्टिटिनो और ट्रिस्ट नाम का क्षेत्र। एकीकरण मतलब जब इटली अपने आप को बनाना शुरू कर रहा था तो बोला था हमको भी क्षेत्र चाहिए, रोमन साम्राज्य स्थापना करना है, इटली को बहुत बड़ा बनाना है, विश्व गुरु बनना है, ये सब में सब बात आने लगा था। सर्बिया का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे। सर्बिया क्या कर रहा था कि यूरोप में 5-6 वो देश था, 5-6 वो 10 वो जितना बोल दो 10 वो देश था, उन सभी में स्लाव जाति था। एक जाति का नाम था स्लाव। कौन जाति का नाम है? स्लाव। इस स्लाव जाति के लिए एक सर्व स्लाव राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था कि सारा स्लाव जाति का देश है ना, इस सब को हम मिला के एक ही जाति है, तो हमें वो देश ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें सिर्फ स्लाव जाति का देश रहे, और उसका देश का नाम रख दिया जाएगा स्लाव। ठीक है, स्लाव नाम रख दिया जाए। तो इसको करने हेतु ये स्लाव आंदोलन अपना चलाने लगेगा। ठीक है, तो ये उग्र राष्ट्रवाद हुआ। देख रहे अभी क्या क्या कारण पड़े हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध का, युद्ध के दौरान गुट का निर्माण होने लगा था, युद्ध से पहले गुट का निर्माण होने लगा था। दूसरा पड़े कि आपस में जो है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा करने लगा, बाजार खोजने लगा। फिर तीसरा है कि सब अपने आप को विश्व गुरु बनना चाह रहा था, उग्र राष्ट्रवाद होना चाह रहा था, सब एक दूसरे का अपना अपना क्षेत्र जो है उसको पाना चाह रहा था। चौथा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समस्या आई, फ्रांस का भी उग्र राष्ट्रवाद था। हाँ, उसका भी होगा नहीं, अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र मांगेगा अपना। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 3 का बच्चे इसमें हालत पंचर हो जाता है, इसको समझ लो। अब ये तुम 9th में तो नहीं है, ये बाल्कन प्रायद्वीप का समस्या 10th में 5 नंबर में पूछता है, बाल्कन क्राइसिस। ठीक है, अरे तुम्हारा हिस्ट्री टेंशन नहीं लो, यहाँ देखो। ठीक है, बाल्कन समस्या क्या होता है, या बाल्कन क्राइसिस इसको इंग्लिश में बोलते क्या, बहुत ही फ्लैक्चुएट तरीके से, मतलब बहुत जटिल चीज़ है ये। ठीक है, क्या होता है देखो, हम बताए थे कि तुर्की में एक जगह है जहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की एक जगह है जहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य बहुत सारे आसपास के यूरोपीय देशों के ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब यूरोप में ये कुछ सारा देश है, यहाँ पे सर्बिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, ये बाल्कन क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो बाल्कन क्षेत्र को भी किस पर बाल्कन यूरोपीय देश का कुछ कुछ छोटे छोटे देश, इस क्षेत्र पर भी किसका कब्जा हो गया था, तुर्की का, ऑटोमन साम्राज्य का। लेकिन ये जो अभी हम यहाँ ई कलर से दिखाए हैं तुमको, ये बोलते हैं बाल्कन क्षेत्र। इसमें कौन सा देश है, सब है यूरोपीय देश, ईसाई धर्म का देश है, स्लाव जाति का लोग है। ये बाहर
आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा इससे, ऑटोमन साम्राज्य से? तो शुरू में तो नहीं आ पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे है ना समय आगे बढ़ता चला गया, ये कमज़ोर होते गया। क्या होते गया? कमज़ोर होते गया ये। तभी सब चीज़ निकलते चला गया, निकलते चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा देश है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारा देश है। रुको, इसको एक्चुअल मैप तो नहीं दिया है, एक्चुअल मैप उधर फोटो लेना भूल गए, नहीं तो दिखाते। तो जैसे ये तुर्की साम्राज्य कमज़ोर हुआ ना 1850 के बाद, तुर्की साम्राज्य कमज़ोर हुआ, तो इसके बाद इसमें से बहुत सारा राष्ट्र क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। कौन कौन सा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था? ग्रीस 1829 में, मॉन्टेनेग्रो 1878 में, बुल्गारिया 1878 में। यही बुल्गारिया किसके तरफ से लड़ेगा? जर्मनी के तरफ से। रोमानिया, ये भी जर्मनी के तरफ से लड़ेगा 1881 में। हाँ, सर्बिया 1881 में। तो ये सब जो क्या हो गया? स्वतंत्र होने लगा। जब स्वतंत्र हुआ, किसके खिलाफ युद्ध करके स्वतंत्र हो रहा है? सब ऑटोमन के खिलाफ। कि अपने आप में क्या करेंगे? विद्रोह कर, बस अपने आप में वो हम लोग राष्ट्र बनाएंगे, विद्रोह करके। हाँ। इस सब का हेड कौन था? सर्बिया। इस पांचों देशों का हेड कौन था? सर्बिया। सर्बिया बोल रहा था कि हमारे नेतृत्व में ये सभी मिलकर एक सर्व स्लाव आंदोलन चलाएंगे, स्लाव जाति का, और उसके माध्यम से एक सर्व स्लाव राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इसमें सिर्फ स्लाव जाति का क्या रहेगा? लोग रहेगा। अच्छा, तुमको समझ में आना चाहिए कि आखिर में ये जो है सर्बिया को इतना फुदुक काहे रहा है? सर्बिया को कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा था इस समय। सर्बिया इसी कारण फुदुक रहा था। अब इसको हम समझना होगा यहाँ से। ये तो बता ही दिए, तुर्की है, ऑटोमन साम्राज्य है, यहाँ पे बाल्कन देश सब है, इसके अंदर क्या है? स्लाव जाति का देश सब है। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सब है। इस सब का हेड कौन बन रहा है? सर्बिया बोल रहा कि हाँ, ये इतना जो देश है उन सबको मिला के हम क्या बना देंगे? ये सॉरी, सर्बिया देश, अब स्लाव देश क्या बना देंगे? स्लाव जाति का देश। अब यहाँ पे कुछ हमको समझना होगा कि क्या यहाँ पे होने वाला है। तो जब ये आपस में स्वतंत्र हो रहा था ना, तो इसको अवसर के रूप में देखा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यूरोपीय देश देखा। सब अब इस पे क्या करना चाहेगा? कब्जा। ताकि इससे हम अच्छा, कब्जा क्यों करना चाह रहा है? सब चीज़ दुनिया में व्यापार के कारण होता है, इसका स्थिति समझना होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा है, ये बाल्कन देश के ऊपर है ऑस्ट्रिया, इसके ऊपर है थोड़ा जर्मनी, फिर इसके थोड़ा इधर चल जाओगे तो ये फ्रांस, फिर इसके थोड़ा इधर आ जाओगे तो ये इटली, फिर इसके थोड़ा इधर चल जाओगे तो ये रूस, फिर इसके इधर चल जाओगे काला सागर, फिर यहाँ पर है ऑटोमन साम्राज्य, फिर यहाँ पर है बाल्कन देश जो अलग होकर सर्वस्लाव आंदोलन के माध्यम से सर्वस्लाव देश बनाना चाहता था। फिर यहाँ पर क्या है? भूमध्य सागर। मेन लड़ाई भूमध्य सागर का ही है। सब इसमें पहुँचना चाहता था, सब देश, जर्मनी भी, फ्रांस भी, रूस भी, ताकि ये क्या कर सके? व्यापार कर सके। इसको पार करके ही व्यापार करना आसान है, वरना इसे घूम के बहुत जाना पड़ता था। तो इसको चाहता था कि सब क्या? भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी पे क्या करता था? कब्जा करना चाहता। रूस ने दिमाग लगाया कि अगर है ना हम ऐसे चले जाएंगे ना, इसमें से कोई एक देश का समर्थन पा लेंगे तो हम इस रास्ते से होके ऐसे चले जाएंगे अपना नाव से भूमध्य सागर में, अब व्यापार कर देंगे। रूस को गुजरना है बीच क्षेत्र से, तो यहाँ पे दोस्ती करना पड़ेगा ना रूस को। तो रूस सर्बिया को दोस्ती कर लेता है, बोलता है कि तुम्हारे यार दिल जान सब हाजिर है, तुम जाओ ना, तुम लड़ो ना, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। रूस करता भी है, सर्बिया को पावर मिल गया, सर्बिया स्वतंत्र होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब ऑस्ट्रिया को देखो, यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रिया यानी कि प्रसा जिसको बोलते हैं, इस तो पहले ही तो जर्मनी से अलग हो गया था, भले दोस्ती किया हुआ है, लेकिन जर्मनी का भाग था कौन? ऑस्ट्रिया का भाग कौन था? जर्मनी एक अलग देश बन गया, ऑस्ट्रिया थोड़ा छोटा देश हो गया। तो ऑस्ट्रिया चाहेगा ना कि नीचे वाला देश पे मेरा कब्जा हो जाए, कब्जा हो जाए। तुमको जितना डिटेल से हम बता रहे अच्छे तरीके से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएगा, इतना जान जाओ, इतना डिटेल में, क्योंकि हम खुद सीखने के लिए मेरा माथा 25 में बहुत लगा हुआ। कोई से नहीं पढ़ा था, जाके यूट्यूब पे भी देख लेना। वर्ल्ड इतिहास तो कोई पढ़ाता ही नहीं, पहली बात आता ही नहीं लोगों को, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे किसका कब्जा होना चाह रहा है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया चाहेगा। रूस भी तो दे रहा है, रूस भी चाह रहा है। फ्रांस अभी शांत बैठा है, अभी इसको कोई मतलब हार उड़ के इसको मार उड़ के बैठा दिया हुआ है, मुंह सब फुला दिया हुआ है। कौन? जर्मनी। जर्मनी। लेकिन थोड़ा सा भी देखता था कि अगर कुछ मौका मिलता है, गली में बैठा गया अकेले जर्मन कोई फ्रांस को, तो खोपचे में ले जाके मार देता था। ये दोनों एक दूसरे को अभी थोड़ा शांत था, कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर था, शांत लेकिन नहीं बैठा होता, कुछ नहीं कर रहा अभी। इटली तो पता है बिन पेंडिंग के होता है, कभी उधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, तो ये अभी कुछ नहीं करेगा। अभी सांभर मेन चटनी, सांभर हाँ, चटनी। अभी मेन बात कहाँ पर हो रहा है कि रूस दे रहा है सर्बिया को समर्थन, ताकि तुम आंदोलन करो, हम तुमको समर्थन देंगे, तुम्हारा वो देश बनवा देंगे, इसके बदले तुम हमको इतना बस करना कि हम मेरा जहाज को जाने देना यहाँ से, हमको भूमध्य सागर की ओर ट्रेड करना है, हमको वहाँ पे पहुँचा देना, ठीक है। और देखो रूस और ब्रिटेन एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था, फिर भी लेकिन साथ में लड़ा। रूस ब्रिटेन नहीं चाहता था कि है ना कि जो है इसका ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो जाए, विखंडन हो जाए, और वो चाहता था कि तुर्की इसको पकड़ के रखे ताकि रूस नहीं पहुंच पाए इधर। वो भी अंदर अंदर ये सब बात सोच रहा था, ठीक है। तो ब्रिटेन खाली देख रहा था, वो अभी आ नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, वॉच, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच कर रहा है, ठीक है। चाह रहा और है कि मौका मिलेगा तब घात मारेंगे। हाँ, तो वो अभी नहीं चाह रहा है इसको, रूस को नहीं चाहता था कि आगे बढ़ना देना चाहिए, भले साथ में लड़ा प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा दुश्मन ये थे रूस और ब्रिटेन में, वर्ल्ड हिस्ट्री में दोनों एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, ठीक है। लेकिन रसिया तो बढ़ गया, ब्रिटेन ब्रिटेन को लात पीछे मार रह दिया। गया, तो जो गलत काम करेगा एक दिन पीछे रह जाएगा देश। रशिया ज्यादा किसी पे कब्जा नहीं किया, ये बहुत लूटपाट शांति किया। देश है, अच्छा देश है रसिया, ठीक है। तो ये सब कहानी चल रहा है, इसी को बोलते हैं अब बाल्कन क्राइसिस। बाल्कन क्राइसिस में दो युद्ध हुआ था, एक 1912 में, एक 1913 में। 1912 में हुआ था, टर्की के खिलाफ ये सब राष्ट्र किया, अलग होना शुरू हो गया। जब अलग हो गया तो 1913 में आपस में भी लड़ने लगा था, इसी को बोलते हैं क्राइसिस। इसी को क्या बोलते हैं? क्राइसिस। क्राइसिस। समझ में आया क्या? इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? क्राइसिस। ऑस्ट्रिया भी कब्जे करना चाह रहा है, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर दे रहा है जर्मनी। रूस सर्बिया आंदोलन चलाना चाह रहा है और सर्बिया को सपोर्ट कर दे रहा है रूस, ठीक है। अब तुम बताओ, तुर्की अलग होने देना चाहेगा इन लोगों को? तुर्की किसको सपोर्ट करेगा? जर्मनी को। तब ना रेलवे लाइन बिछा रहा है? बिना सपोर्ट के थोड़ी ना, तो जर्मनी सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रिया को, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रसिया बेचारा अकेले हो गया। अकेले है नहीं, तो उसको साथ आएगा बाद में, देखना कैसे फ्रांस आएगा बाद में। बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का मंशा क्या था? तो ऑस्ट्रिया जर्मनी की सहायता से बाल्कन क्षेत्र में अपना नियंत्रण चाहता था। बाल्कन क्षेत्र मतलब ये ट्रायंगल वाला स्लाव जाति का। यहाँ से अब सवाल क्या क्या पूछेगा? तो यहाँ से सवाल पूछेगा, बताओ कि 1850 में ऑटोमन साम्राज्य से कौन कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था? ग्रीस, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया। ट्रिक क्या है इसका? तो गम बरसा। ट्रिक क्या है इसका? गम बरसा। ग से होगा ग्रीस, म से होगा मोंटेनेग्रो, ब से हो जाएगा बुल्गारिया, र से क्या होगा रोमानिया, सा से क्या होगा सर्बिया। अच्छा, यहाँ से एक सवाल पूछ रहे हैं, बताओ, चार देश का नाम दे देंगे हम, अब पूछेंगे कि बता कौन सा ऐसा देश था जो सर्व सलाव आंदोलन को समर्थन दे रहा था बाहर से? रसिया। रसिया, बहुत अच्छा, दिमाग नहीं चल रहा है, यही दे रहा था। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रिया का क्या मंशा था बाल्कन क्षेत्र में लेके? उसको कब्जा करना। सर्व सलाव आंदोलन का प्रमुख देश कौन था? नेतृत्व कौन कर रहा था? सर्बिया। सर्बिया। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? जर्मनी। जर्मनी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। रसिया का क्या मंशा था? ट्रेड करना। कहाँ का ट्रेड करना? भूमध्य सागर, का। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब फिर एक होता है ना बर्लिन कॉन्फ्रेंस होता है, क्या होता है? बर्लिन कॉन्फ्रेंस। बर्लिन तो जर्मनी में। हाँ जर्मनी में, वहीं पे होता है 1879 में। ये कहानी थोड़ा आगे पीछे चलते रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। फिर 1879 में जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जर्मनी में बताए थे, जर्मनी 1871 में राष्ट्र बना ही था, कमज़ोर देश था लेकिन राष्ट्र बन गया। अब ऐसा देश हो गया कि पावरफुल देश को, इतना बड़े बड़े देश को बैठा के उसके बीच में मध्यस्थता करा रहा है। ये रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य मध्यस्थता कराता है कौन? जर्मनी। बर्लिन कॉन्फ्रेंस में बोलता है जर्मनी के, देख तू दोनों फ्रांस से दोस्ती नहीं ना करेगा? तो बोलता नहीं, नहीं करेंगे हम।
तो रूस को बोलता है कि चल तुमको क्रीमिया का क्षेत्र दे दे रहे हैं हम, और ऑस्ट्रिया को बोलता है कि हम तुमको बोस्निया का क्षेत्र दे दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया को बोस्निया का क्षेत्र कौन दिया था? जर्मनी। जर्मनी। ये बोस्निया भी अपना क्षेत्र दे दिया। नहीं, ये बोस्निया भी यहीं पर का क्षेत्र है। बोस्निया क्रीमिया ये बाल्कन के क्षेत्र का, यही बोस्निया विश्व युद्ध में कारण बनेगा प्रमुख। ये भी यहीं का क्षेत्र है बोस्निया। हाँ, तो जर्मनी कैसे दे दिया? दे दिया, उसके पास सब पावरफुल था। ये सब जब अलग हुआ ना, तो ये जर्मनी में जाके मिल गया। हाँ तो बोस्निया। नहीं, बोस्निया पे कब्जा करके दे दिया ऑस्ट्रिया को। जर्मनी बहुत पावरफुल हो गया था, ठीक है, बोस्निया को दे दिया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का और क्या कारण है? तो सैन्यवाद। समझ रहा है आप भी? यूरोपीय देश उस समय 100 रुपया कमाता था तो 85 रुपये सेना पे खर्च करता था। 85% सेना पे खर्च हो रहा था, क्यों ना हो युद्ध। अभी तो सेना सब योगदान में आएगा। एक अनार 4 बीमार, तो क्यों ना हो युद्ध। अब सेना है, सेना पे जो फ्रांस का सेना कितना था उस समय? 8 लाख। जर्मनी का 7,70,000। रूस का सबसे ज़्यादा सेना था 15 लाख। फिर भी इसको जापान जैसा देश हरा दिया। आज जर्मनी इसको कंट्रोल कर रहा है। रसिया। जर्मनी 1912 में क्या था, कैसे पावरफुल बन रहा है इतना जर्मनी? तो एक जहाज़ बनाया था, इम्परेटर नाम का, इंस्पेक्टर नाम का, इम्परेटर नाम का एक जहाज़ बनाया था। फिर जर्मनी एक पनडुब्बी बनाया था जिसका नाम था यू बोट। यू बोट पनडुब्बी क्या चीज़ था? देखो, जो है ना, तुमको ब्रिटेन क्यों कब्जा किया सब देश पे? उसका पनडुब्बी, उसका मतलब जहाज वाला जो सेना बहुत मजबूत था, नेवल सेना, वो किसी को पार नहीं कर देता था। लेकिन क्या कि पनडुब्बी का निर्माण करे जिसका यू बोट, मतलब कि ब्रिटेन का जहाज जा रहा था, चुपके से नीचे से पानी से नीचे से ऊपर निकलता और सीधे पूरा जहाज को डुबा देता है, छोटा जहाज पनडुब्बी। जर्मनी ऐसे आगे बढ़ा है। पनडुब्बी का निर्माण यही किया। हाँ, यू बोट, मशीन गन, ये सब ये करता है। फिर बाल्कन युद्ध के बारे में बताई थी हैं कि प्रथम बाल्कन युद्ध कब हुआ था? 1912 में। दूसरा बाल्कन युद्ध 1913 में। प्रथम बाल्कन युद्ध किसमें किसके बीच हुआ था? बुल्गारिया, साइबेरिया, ग्रीस, मोंटेनाग्रो, ऑटोमन साम्राज्य के बीच। तो ऑटोमन साम्राज्य इसमें हार गया था, वो सब स्वतंत्र हो गया था। वो तो पहले ही स्वतंत्र हो गया था, लेकिन और भी इसको फिर से हराया। और जब ये सब अपने आप में जीत गया, कह रहा था कि हम सर्वसर्व बनाएंगे, तो अपने आप में लड़ने भी लगा था। इसी का दूसरा बाल्कन युद्ध हुआ, ठीक है ना। तब ये शांति कैसे होगा? तो ये बुखारेस्ट की संधि से शांति होगा। बुखारेस्ट की संधि से सेकंड बाल्कन युद्ध शांति होगा। एक और संधि जिसका नाम है सैन स्टेफानो की संधि। सैन स्टेफानो की संधि 1878 में हुआ था। 1878 में हुआ था। जर्मनी की अध्यक्षता में हुआ था, रूस और ऑटोमन साम्राज्य को। अभी एक बार ट्रीटी हुआ था, और पता है अभी कौन पहला ट्रीटी पर आता है? फ्रेंच ट्रीटी नहीं, बर्लिन कॉन्फ्रेंस। जर्मनी किसको बैठा के समझा रहा था? रूस और ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को दे दिया बोस्निया क्षेत्र कि तुम खुश रहो, और उसको दे दिया क्रीमिया क्षेत्र कि शांति से रहो क्षेत्र में, कोई किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते तुम फ्रांस के दोस्त मत होना। फिर होता है सैन स्टीफानो की संधि 1878 में, जर्मनी के अध्यक्षता में। अभी किसके किसके बीच कर रहा है? रूट और ऑटो साम्राज्य के मध्य। रूस सपोर्ट कर रहा था ना सर्बिया को, अब बीच में युद्ध हो रहा था, तो ऑटोमन साम्राज्य लड़ेगा कि नहीं रूस से? तो कह गए कहाँ लड़ रहा है तू दोनों अपने में, तू लोग कहाँ लड़ रहा है, ठीक है। तो रूस को प्यार से पोलाया, लेकिन रूस का नुकसान कर दिया, इसको कुछ नहीं दिया था। इसमें संधि करा दिया, बोलेंगे तुमको देंगे, कुछ नहीं दिया था संधि के। हाँ, रूस इतना बड़ा सेना है फिर भी जर्मनी को कुछ नहीं कर पा रहा है। रूसी क्रांति पड़ेगा ना तब पता चलेगा। लेनिन आएगा तो कहा कि वहाँ का जनता की वॉर नहीं होना चाहिए, अब दूसरा के चक्कर में अपना विश्व युद्ध में पड़े हुए हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, सैन स्टीफानो की संधि कब हुआ था? 1878 में, जर्मनी के अध्यक्षता में रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच। इससे रूस और टर्की के बीच का युद्ध क्या हुआ था? समाप्त। अब यहाँ पे देखो, युद्ध का तत्कालीन कारण कौन है? अब हम लोग हो गया, बहुत कारण पड़ गई, लास्ट कारण है, ठीक है, बस खत्म हो जाएगा। युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? आज बस यहीं तक पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, फिर कल और पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतना जो कारण देखें, जैसे 1857 का रिवॉल्ट देखते हैं, तो क्या एक के कारण हुआ था कि चरबीला कार था उसके कारण? नहीं, भारतीयों में पहले से बहुत सारा कारण था जिस कारण ब्रिटिशर से परेशान थे। वो खाली आँख का चिंगारी का काम खोज रहा था। तो देखो क्या युद्ध का तत्कालिक कारण, यहाँ पे देखो, पहले लोकेशन समझना होगा। ये जर्मनी,
इसके नीचे बताए थे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, इसके नीचे हम तुमको बताए थे यहाँ पे बाल्कन देश सब बाल्कन ऐसा, देश है, इसी में सर्बिया था जो ट्रायंगल। बहुत डुबुक रहा था। और यहाँ पे तुमको बोस्निया था, हम बोले थे बोस्निया किसको दे दिया था, ऑस्ट्रिया को, और इसका बोस्निया की राजधानी है हेरोजोवा, हेरोजोवा। जोवा, और यहाँ पे कौन है, रूस, रूस। और रूस को इनडायरेक्टली कौन केपलर। सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी। सर्बिया को सपोर्ट कर रहा है, कंट्रोल बोले ना, सपोर्ट बोले हैं, ठीक है ना। स्थिति समझ में आ गया। अब जाने कि युद्ध का तत्कालिक कारण जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइनली स्टार्ट हो जाएगा, वो सब तो पीछे से चल रहा है इतना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोस्निया है, तो बोस्निया और सर्बिया जो है ना आपस में मिलना चाहता था, सर्बिया और बोस्निया आपस में मिलना चाहते थे। दोनों देश, क्यों, दोनों में स्लाव जाति का देश है, बोस्निया में भी स्लाव जाति है, दोनों आपस में मिलना चाहता था ताकि सर्व स्लाव राष्ट्र का निर्माण कर दे। इसका आदत ही नहीं छूट रहा, स्लाव, इसी के कारण तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जाएगा। ये सब बाल्कन क्षेत्र में हो रहा, पता चल रहा है ना, इसलिए सबको मार के ठंडा के अपने में रख लेता है। तब यहाँ पे देखो ये करने वाला है, लेकिन बोस्निया किसको दे दिया हुआ, ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में। और देखो ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर अपना अधिकार किया हुआ था, पता है ना, बर्लिन कॉन्फ्रेंस में 1879 में दे दिया था जर्मनी। ये सब स्थिति समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है। एक बार की बात है कि ऑस्ट्रिया का एक राजा था, ध्यान से सुनो, ऑस्ट्रिया का एक राजा था, ऑस्ट्रिया का एक राजा था तुमको, जिसका नाम है ड्यूक आर्चर, आर्च ड्यूक फ्रेडरिक, आर्च ड्यूक फ्रेडरिक। क्या होता है कि एक बार चला जाता है घूमने बोस्निया में। कहाँ जाता है घूमने, बोस्निया में घूमने जाता है। बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में, बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में, वहाँ पे जाता है घूमने। यहाँ पे जाता है राजा रथ से। तो यहाँ पे क्या होता है, गुस्सा तो था ही बोस्निया में पहले से, वहाँ की जनता को पहले गुस्सा था कि नहीं था कि हम सर्व जाति है, बोस्निया हम पे, ऑस्ट्रिया हम पे जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ। ये दुनिया को ना चाहता था कि नहीं चाहता था। तो क्रांतिकारी है वो संगठन बनना स्टार्ट हो गया वहाँ पे, कहाँ पे, दोनों जगह पे, बोस्निया और ऑस्ट्रिया में। तो बोस्निया में जाता है ना जब राजा आर्च ड्यूक घूमने, कहाँ का राजा था, ऑस्ट्रिया का राजा था, हंगो ऑस्ट्रियन या ऑस्ट्रिया बोलो, बात है कि ये। तो यहाँ का राजा का नाम था आर्च ड्यूक। जब ये घूमने जाता है ना तो यहाँ पे इसको मार दिया जाता है, जनता मार देता है। तो मारता कौन है, तो मारता एक वहाँ पे संस्था है, ब्लैक हैंड नामक एक संस्था है सर्बिया का, यहाँ का एक संस्था है सर्बिया का। अब देखो होता क्या चीज़ है कि जब ये मरा ना तो वहाँ का लोग बोला कि हमको पता है मारा तो बोस्निया में है, लेकिन मारा है सर्बिया का लोग, और हमको पता है कि कौन मारा है। वो मारा है एक ब्लैक हैंड नाम का संस्था है सर्बिया का, क्रांतिकारी गुप्त संगठन, जिसमें एक बच्चा है 13 साल का, जिसका नाम है प्रिंसेप गेसाप, वही मारा है बंदूक से। सर्बिया बोला कि नहीं हम नहीं मारे हैं। तो वो बोला कि ऑस्ट्रिया, सर्बिया क्या हो रहा है, रूस के सपोर्ट के कारण। तो बोला ना कि अगर तुम हमको 24 घंटा के भीतर में अगर नहीं दिया ना बच्चा को उसको, अच्छा हमको जांच पड़ताल नहीं करने दिया सर्बिया के अंदर, बोस्निया को कुछ नहीं कर रहा अभी, ठीक है ना, तो हम तुम पे युद्ध का घोषणा कर देंगे। अब क्या हुआ, अल्टीमेटम दिया, नहीं हुआ, युद्ध का घोषणा कर दिया। इसी को बोलते हैं, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण करके अपने राजा का बदला लेने के लिए। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। अब यहाँ से युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखो शुरू हो जाएगा। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन या ऑस्ट्रिया का जो राजा होने वाला था, कौन, आर्च ड्यूक फ्रेडरिक, वो गया था कहाँ पे, बोस्निया क्षेत्र में, नहीं होने वाला था, उत्तराधिकारी था, बेटा था उसका, बुरवा मतलब बेटा था, बोस्निया के राजधानी कहाँ पे गया था, सरोजेवा में, तो उसको हत्या हो गया। यह हत्या किसके द्वारा किया गया था, सर्बिया का क्रांतिकारी गुप्त नामक संस्था था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। वहाँ पे एक आदमी, वो बच्चा था कौन, गेरोवाली प्रिंसेप, वही हत्या कर दिया था। कौन संस्था हत्या किया था, ब्लैक हैंड, कौन नाम था, गेरोवाली प्रिंसेप। इस घटना के एक महीना बाद ही ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई उसको अल्टीमेटम दिया कि हमको चेक करने दो, नहीं करने दिया था। एक महीना बाद ही
28 जून को हत्या किया, तो 28 जुलाई को 1914 को सर्बिया क्या किया, बम गिरा दिया। वह सर्बिया के ऊपर क्या कर दिया, बम गिरा दिया। कौन, ऑस्ट्रिया। यहीं से स्टार्ट हो गया युद्ध। क्या, सिंपल बम। हाँ सिंपल बम गिरा दिया। तो जब बम गिरा दिया तो 29 जुलाई 1914 को उसके अगले दिन 29 जुलाई 1914 पहले घोषणा हो गया युद्ध का। 28 जुलाई 1914 को 29 जुलाई को बम गिरा दिया, ठीक है। तो फिर ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन आ जाएगा, जर्मनी। ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन आ जाएगा, जर्मनी। और सर्बिया के सपोर्ट में रशिया। रसिया आएगा। ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ जाएगा जर्मनी, तो जर्मनी और सर्बिया के रशिया सपोर्ट तो में आएगा, क्या ना? और रुको ना, अब सर्बिया के सपोर्ट में कौन आ जाएगा, रशिया। रसिया। अब यहाँ पे है फ्रांस बगल में, तो फ्रांस से पूछेगा "ए, तुम्हारा मंशा क्या है जी"। जर्मनी पूछेगा तो बोलेगा तुमको याद नहीं है, तुम हमको मारा था, अब हम तुमको मारेंगे रसिया के साथ मिलके। तब रसिया भी इसके खिलाफ, फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ शामिल हो जाता है। और इसके बाद कल पढ़ाएंगे धीरे धीरे किसी और देश शामिल होता है, ठीक है। ठीक है। क्या बोल रहा था बताओ। क्या बोल रहे थे?